नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। आज हम फिर से देखेंगे 30 क्वेश्चंस सीटेट के लिए पेडागोजी के हिसाब से। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। ये चीज क्लियर है। अब पूछ रहा है कि ये कथन किसका है, तो ये कथन है सारे एवं टेलफोर्ड का। सारे और टेलफोर्ड ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। ठीक है। अगला सवाल है, मनोविज्ञान की आधारशिला। ठीक है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? मनोविज्ञान की आधारशिला मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक में रखी गई थी। तो बुक का नाम है मनोविज्ञान के सिद्धांत। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये एक बुक का नाम है जो अमेरिका से प्रकाशित हुई थी। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो ये किताब किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने। ठीक है, विलियम जेम्स ने किताब लिखी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि अमेरिका में लिखी गई थी। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है। क्या ध्यान रखना है अपने को? शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है जो व्यापक है, यानी कि अब ये काफी बड़ा आकार ले चुका है। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य यहां गैरिसन के अनुसार पूछ रहा है, तो गैरिसन व्यवहार का ज्ञान जो है इसका उद्देश्य बताता है। तो गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यवहार का ज्ञान। अब कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। तो अधिगम मैं आपको बता चुका पहले, यानी कि सीखना, लर्निंग को ही अधिगम कहते हैं। बेस्ट लर्निंग और बेस्ट एजुकेशन, उत्तम शिक्षा उत्तम अधिगम में प्रयोग होता है कुप्पू स्वामी के अनुसार। किसका? मनोविज्ञान के सिद्धांतों का। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। कॉल सैनिक के अनुसार पूछ रहा है अभी। हर मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग उद्देश्य है। यहां पूछ रहा है ये शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉल सैनिक के अनुसार। तो शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, यहां शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। ठीक है ना, शिक्षक की नहीं, टीचर की नहीं, यानी कि स्टूडेंट्स की नहीं, किसकी? शिक्षा की। ठीक है ना, तो शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना कॉल सैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। अगला, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? कैली के अनुसार पूछ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, जवाब होगा 9। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? बाल विकास, यानी बालक का विकास करना। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। बालक के व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन, या व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन ही तो शिक्षा का उद्देश्य है। अब इसका व्यवहार कैसे निश्चित होगा ये तय करता है। ठीक है ना। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन किसका है? एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ली, तो उनका कथन है ये। किसका कथन है? ली का। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन किसका है? ली, है ना। किसका है? ली का। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा अस्थिर है और परिवर्तनशील है, यानी कि बदलता रहता है इसका स्टेटस। ठीक है ना, और ये अस्थिर है, यानी कि कहीं एक भी जगह रहती नहीं, तभी तो परिवर्तनशील है ना। अगला सवाल, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्राबेल का। भाई अवस्था देख करके, उसकी एज देख करके अपन बता पाएंगे कि ये वृद्ध है, युवा है या बालक है। तो ये किसने कहा है? फ्राबेल ने। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक। तो शिक्षा सिद्धांत कैसे होने चाहिए? मनोवैज्ञानिक होने चाहिए, तभी व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। मांटेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। किस चीज का? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। क्वेश्चन फिर सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है। मांटेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। देखो, सीटेट या किसी भी स्टेट का टेट
और साथ साथ जो टीचर का जो एग्जाम होता है ना कंपटीशन, उसमें इस तरह के सवाल आते हैं। बीएड में भी इसी तरीके के सवाल आते हैं। ये प्रायोगिक सवाल है जो कक्षा में स्टूडेंट फेस करता है, टीचर फेस करता है और फिर उनका समाधान निकालता है। इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके उत्तर आदर्शात्मक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। क्या है? वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बाल केंद्रित है। ठीक है ना? किसके केंद्रित है? बाल केंद्रित, यानी शिक्षा के केंद्र में फिलहाल क्या है? बाल केंद्रित। तो वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है ना? अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? भाई शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे बढ़िया जो लाभ है वो ये है कि शिक्षक यानी कि टीचर और स्टूडेंट में जो रिलेशन है वो बहुत ही स्वीट हो, मीठा हो, अच्छा हो, प्रगाढ़ हो। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच एक मधुर संबंध ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख बेनिफिट है, लाभ है। ठीक है ना? कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। जब तक टीचर बच्चे की साइकोलॉजी नहीं समझेगा, उसका स्टेटस नहीं समझेगा उसके दिमाग का, तब तक उसको पढ़ाना आसान नहीं होगा, उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान नहीं होगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। तो बालक में विभिन्नताएं क्या है? बालक बांका टेढ़ा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला थोड़ी कोई उसमें देखा जाता है। ये देखा जाता है कि उसका दिमाग का स्तर क्या है, वो उसकी विभिन्नता होती है। वो लर्निंग कैसे कर पाएगा, किस चीज को वो कैच कर रहा है, ये उसकी विभिन्नता होती है। तो टीचर को यही पहचानना है कि अमुक बालक इस तरह से सीखेगा और अमुक बालक इस तरह से सीखेगा। यह शिक्षा मनोविज्ञान के जरिए ही किया जा सकता है। अब जो टाइम टेबल बनता है उसके आधार पर सवाल है कि समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सुबह सुबह जो पीरियड्स आते हैं वो या तो मैथ का होगा या इंग्लिश का होगा या कोई भी टिपिकल सब्जेक्ट का रखा जाता है। कारण क्या? सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जिनका सुबह सुबह इस तरह के सब्जेक्ट पढ़कर दिमाग खराब हो जाता है, पूरा दिन खराब जाता है। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान ये कहती है कि जो सब्जेक्ट कठिन है उसको पहले पढ़ाया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ाया जाए ताकि वो चीज उसको जल्दी से लर्न हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह माना जाता है दिमाग फ्रेश होता है। अच्छा, इसका एक फायदा क्या होता है कि भाई वो सोचता है कठिन चीज जल्दी निकल जाए, जितनी जल्दी निकल जाए अच्छा, फिर पूरे दिन जो है आसान रहेगा काम। ये भी साइकोलॉजी यहाँ काम करती है। तो समय सारणी में गणित, विज्ञान, कठिन विषय कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? ये मनोविज्ञान के आधार पर ही रखे जाते हैं। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम बता चुका हूं, यानी कि लर्निंग। तो सफल और प्रभावशाली हो तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। तो सबसे पहले तो अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाए। अधिगम सामग्री क्या क्या है? आपकी बुक भी हो सकती है, आपके द्वारा बना के लाए गए प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, या बच्चों से कोई कार्य करवाया भी जा सकता है, बिना ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, यानी कोई भी चीज जो अधिगम कराने में सहायक है, लर्निंग है ना। दूसरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। मनोविज्ञान से समझने में आसानी होती है कि कौन सा बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चों का मनोविज्ञान समझ में आता है। तो सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? बहुत जरूरी क्या चीज है? एक तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। अगला सवाल, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। जो जैसे सीखना चाहता है उसको वैसे ही सिखाया जाना भी मनोविज्ञान का एक रूप होता है। तो ये कह रहा है कि निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही प्रयोग किया जाता है। शिक्षा किसी को दे रहे हैं तो मनोविज्ञान अपना आप जुड़ेगा, अगर नहीं जुड़ता है तो लर्निंग पूरी नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। किसका होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का ही होता है। बुद्धि परीक्षण किसका विषय है? यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही विषय है। तो बुद्धि परीक्षण विषय है किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या क्या इसमें शामिल है वो देख लो आप। बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करने की शिक्षा देता है, ठीक है ना। एक्चुअल में शिक्षक मनोविज्ञान से क्या क्या होता है? उसको बालकों की बुद्धि और रुचि की जानकारी हो जाती है। किसको? टीचर को। फिर वो उसकी प्रकृति यानी नेचर जान सकता है बच्चे की, उसी आधार पर उसको एजुकेशन कर देता है, एजुकेट करता है। साथ साथ आर्थिक स्थिति का पता भी लग जाता है बालक के बिहेवियर से,
ठीक है ना, और पारिवारिक स्थिति की जानकारी भी जो है वो टीचर को पता लग जाती है। जब ये चारों चीज पता लग जाएगी, उसका बैकग्राउंड, उसकी जो है फिजिकल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है ना, और उसकी जो है अभिरुचियां यानी कि उसका इंटरेस्ट, इसको जाने बिना कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर उस पर थोपना हो जाता है, जो आजकल अलाउड नहीं है। इसलिए आज की जो एजुकेशन है उसको शिक्षक केंद्रित ना कह करके स्टूडेंट सेंट्रलाइज कहा गया है, यानी कि जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो टोटल जो है स्टूडेंट्स पर ही केंद्रित है, स्टूडेंट्स पर ही आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका? शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या बताए हैं? शैक्षिक सिद्धांत बताए गए हैं कि इन सिद्धांतों के आधार पर चलाकर बेस्ट लर्निंग करवाई जा सकती है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 में। कंप्लीट ईयर है, ये क्वेश्चन शायद पहले भी बता चुका हूं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई है। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी में साइकोलॉजी चलता है। क्या चलता है? साइकोलॉजी। अब इसकी व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये ग्रीक भाषा से हुई है। आपको ध्यान है साइक और लोगस उससे मिलकर के बना हुआ है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा से है, ठीक है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से। तो शिक्षा, दर्शन और मनोविज्ञान तीनों से ही शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, ये ध्यान रखना है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना, यानी कि उसका नेतृत्व देना, यानी उसको जो है लीड करना, सिखाना। तो शिक्षा क्या करती है? पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना, ये शिक्षा के काम हो गए। जितना ज्यादा सुन के याद करोगे वो ज्यादा याद होगा बनिस्पत आप बार बार किताब को पढ़ोगे उसके, ठीक है ना। तो लर्निंग ज्यादा सुनने से होती है, ज्यादा उसको दोहराने से होती है। तो ये दोनों काम आपके मैं कर रहा हूं। आप यहां मेरे थ्रू बात भी कर रहे हैं और अपने जब वीडियो को जो कान में लगा के सुनेंगे आप लीड से, तो आपको ये याद भी रह जाएगा। आप इसको कभी भी सुन सकते हैं, इसलिए ये पैटर्न मैंने अपनाया। काफी सारे मुझे कमेंट प्राप्त हो रहे हैं, सर इसको जो है पीडीएफ दीजिए। वो मैं दे दूंगा सही समय आने पर। अभी आप सुनते रहें ताकि आपका लर्निंग स्टेटस बहुत अच्छा हो जाए। अगला सवाल, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का जो है विज्ञान है। जब मनुष्य किसी भी तरीके के एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करता है। जैसे गर्मी लगेगी तो वो अलग तरीके से पसीने पहुंचेगा, कहीं खुजली होगी तो वो खुजली करेगा, उसको भूख लगेगी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, गुस्सा आएगा या प्रेम आएगा तो उसके एक्सप्रेशन अलग होंगे। तो ये जो है आपका जो वातावरण है उसके हिसाब से आपका क्रियात्मक व्यवहार है और वो चेंज होता रहता है। तो ये क्या कह रहा है? वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। याद कैसे रखोगे? वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के को किससे जोड़ा है? एक तो वातावरण से और वातावरण के आधार पर होने वाले क्रियाकलापों से। तो ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक वुडवर्थ है जिसने वातावरण और क्रियाकलापों से मनोविज्ञान को जोड़ा है। इस तरह से डेफिनेशन आपको याद की जा सकती है, कभी नहीं भूलोगे, इस तरह से ट्रिक से याद करोगे तो। अब अगली चीज है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा है? स्किनर ने। अब देखो, बात मनोविज्ञान की है, शिक्षा की है, लेकिन ये उसको बता रहा है बेसिक यानी आधारभूत विज्ञान। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक ऑफ एजुकेशन। तो ये किसने बताया? स्किनर ने। इस तरह इसको याद करना है। सेंटेंस फिर है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा है? स्किनर ने। अब अगली चीज है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किससे संबंधित है? सीखने संबंधित है ना। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है वो किससे संबंधित है? भाई शिक्षा मनोविज्ञान सिखाने की तो काम आ रहा है, तो सीखने से संबंधित है, सीधी सी बात है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में किसका अध्ययन करोगे? इंटेलिजेंट का तो आप करोगे ही करोगे, सीधी सी बात है। तभी आप किसी कमजोर को इंटेलिजेंट बना पाओगे। लेकिन यहां सवाल के अनुसार अपन देखें तो मंदबुद्धि का करेंगे या ऐसे बच्चे जो समस्यात्मक बालक हैं या पिछड़े हुए हैं। कारण क्या है? कि उनको इंटेलिजेंट बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि सबसे निचले स्तर के स्टूडेंट को सबसे उच्च स्तर तक ले जाना, या जितना ले जाया जा सके उतना ले जाना। तो शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए बेसिक रूप से या प्रमुख रूप से उन बच्चों का अध्ययन करती है जो या तो मंदबुद्धि है या समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? नोटी बालक, जो किसी के वश में नहीं आते, कहना नहीं मानते, यानी कि उनकी मेंटली स्टडी करनी पड़ती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, व्यवहार का अध्ययन करना पड़ता है। तब आप उसके व्यवहार पे कंट्रोल करोगे, उसको कंट्रोल करना सिखाओगे, तब उसके आगे लर्निंग कर पाओगे। इसलिए मंदबुद्धि, पिछड़ा हुआ और समस्यात्मक बालक, इनके लिए जो है
एजुकेशन साइकोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल फिर दोहरा देता हूं, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे कौन से हैं? तो मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा और पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। देखो, सीखता आदमी कब है? मैंने क्या कहा? देखो, इंसान किसी भी स्तर पे हो वो हमेशा लालची रहता है, तो उसका जब स्वार्थ सिद्ध होता है वो उस चीज को बहुत जल्दी सीख लेता है। जिससे स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा वो नहीं सीखेगा, या फिर इसके लिए भी उसको प्रेरणा देनी पड़ती है। सवाल क्या था? सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका? प्रेरणा का और पुनर्बलन का। यानी वो कौन सी प्रेरणा से सीख रहा है, उसे क्या पुनर्बलन दिया गया है। आप प्राइज देते हैं, डांटते फटकारते हैं या कोई लालच देते हैं तो एक तरह का वो पुनर्बलन है, उसको शाबाशी देते हैं, वो भी पुनर्बलन ही कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह अरस्तु ने कहा है। अरस्तु क्या कहता है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये अरस्तु ने कहा है। ये डेफिनेशन बहुत छोटी सी है और आपको याद भी करनी पड़ेगी। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षकों की तैयारी क्या है? कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए, ये है ना। तो ये कथन किसका है? स्किनर का है, ये भी ध्यान रखें आप। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है, यानी वो कार्य जो सबसे जरूरी है। तो उसका वर्गीकरण करेंगे, उसका सारणीकरण करेंगे और उसका आलेखी निरूपण भी हम करेंगे, तब जाकर के आगे काम हो पाएगा, यानी कि आंकड़ों का संकलन हो पाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। क्या बताता है? कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक को लर्न कराना, तो ये संभावित है कि नहीं है, उसको अधिगम कराना, ये संभावित है कि नहीं है, यानी हो सकता है कि नहीं। तो मनोविज्ञान से इसी का पता लगता है। क्वेश्चन फिर दोहरा रहा हूं, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है किसके क्षेत्र में? कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। कैसे लगे कमेंट में बताएं, और इसकी आप चिंता नहीं करें कि आपको पीडीएफ कब मिलेगी या मैं दे दूंगा समय आने पर। अपना आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप तो वीडियोस को रिवाइज करें और सुने जितना ज्यादा हो सके, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो सके और ये क्वेश्चंस के आंसर आपके दिमाग में बैठ जाए और फर्स्ट क्लिक में आप एग्जाम में उसको टिक करें और नंबर भी आपके अच्छे आ सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पसंद आया लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।